हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी जो रिवीजन सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन आपके 19 मार्च के पेपर में कंफर्म है और बहुत आसान चैप्टर है बेटा। ठीक है, कुछ ही चीज़ें हैं जो समझने लायक है और वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्सेस डिमांड। बेटा बहुत आराम से समझना, बच्चों को एक जगह कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इस एक्सेस डिमांड को बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। बेटा एक्सेस डिमांड है ना, डेफिनेशन वगैरह पढ़ते रहेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। पहले असल में कॉन्सेप्ट समझो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब वो डिमांड जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। बेटा इस लाइन का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लाइन का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब, जैसे मान लो बेटा कि एक इकोनॉमी में 24 पर्सन्स हैं जो एबल भी हैं और विलिंग भी हैं। ठीक है, ये 24 पर्सन्स हैं एक इकोनॉमी में जो एबल और विलिंग दोनों है काम करने के लिए, और इन सभी को काम मिल जाए तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मान लो कि इन सभी लोगों ने, इन 24 लोगों ने, सब लोगों ने काम करने के बाद कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन किया? 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। ठीक है, कितना प्रोडक्शन किया बेटा? 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो इस इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो गई? 1500। सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज करके इन सभी लोगों ने क्या किया? 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। तो ये कितना हो जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा 1500। अब मान लो कि इस टाइम पे क्या सिचुएशन है कि जो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी है? 2000 है। कितनी है बेटा? 2000। तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? सारे रिसोर्सेस को यूज करने के बाद कितना सप्लाई कर पा रही है इकोनॉमी? 1500। बट एट द सेम टाइम डिमांड कितनी है? 2000 है। तो इस एग्रीगेट डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेस को यूज करके, ये जो लिखा है ना फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, जब सारे रिसोर्सेस को यूज कर लिया जाएगा, इसके बावजूद जब डिमांड को मैच नहीं कर पाएंगे तो उस डिमांड को क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। आई होप कि इस चीज को, इस टॉपिक को आपके दिमाग में मैं क्लियर कर पाया होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ समझते हैं। चलो बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना इसका ग्राफ। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है बेटा, एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री के एंगल पे बनता है, ये हमको पता है। ठीक है, y इज इक्वल टू AS और ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब हम कितना सप्लाई कर पा रहे थे? 1500, और डिमांड कितनी थी? 2000। ठीक है, तो बेटा ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो रहे हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये वाला कौन सा पॉइंट हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। जो हमारे एग्जांपल में क्या है? 1500 है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर सकती है? 1500।
और जब डिमांड भी 1500 होगी तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। लेकिन हमारी एक्सेस डिमांड क्या, कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हम डिमांड को मैच नहीं कर पा रहे, तो वो डिमांड का कर्व, ये जो डिमांड का कर्व है ये ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा, ऊपर शिफ्ट होगा बेटा। क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है। तो एक्सेस डिमांड का कर्व कुछ ये बनेगा बेटा, ये बन जाएगा हमारा एक्सेस डिमांड का कर्व, ठीक है। इस कर्व को क्या नाम देना, AD1, ठीक है। इस कर्व को नाम देते हैं AD1। ये कौन सा कर्व है, ये किसको शो कर रहा है, एक्सेस डिमांड, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। आपके 19 मार्च के पेपर में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा। अब ध्यान से सुनो, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं, ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है इसको ई मार्क कर देता हूं, और ऊपर है ना, ऊपर वाले है ना, ये वाले गैप को, ये जो ई और एफ, इन दोनों के गैप को क्या बोलेंगे ये बताता हूं बेटा। ई और एफ के बीच में जो ये गैप है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। डेफिनेशन अभी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप किसको कहते हैं, ध्यान से सुनो। इन्फ्लेशनरी गैप जब ये एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड का मतलब कितनी डिमांड एक्चुअल में है, तो वो क्या है, 2000 है, ठीक है। और जो एग्रीगेट डिमांड है जिस पे फुल एम्प्लॉयमेंट बनेगा, इन दोनों कर्व के बीच में जो गैप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनो। जब एक इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, क्या है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगी। क्यों आएगी बेटा इन्फ्लेशन, मान लो कि आप एक शॉपकीपर हो और आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अब आप और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, तो अब, और वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो अब आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट के रेट बढ़ाओगे। क्यों, क्योंकि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्ट के रेट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और उसी को है ना, उसी को हम लोग, उस वजह से जो इन्फ्लेशन आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप के डेफिनेशन, पहले ये इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलो ले लिया। अब इन्फ्लेशनरी गैप है ना, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होगा, इट रेफर्स टू, है ना, इट रेफर्स टू गैप बिटवीन, इट रेफर्स टू व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स द एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू establish full employment equilibrium level, ठीक है। ये गैप कौन सा गैप है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, जब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, ठीक है, अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो उस इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं बेटा, इसको 1 मिनट में, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो उस इकोनॉमी में क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा इसमें, ठीक है। अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड क्या होता है, जब
एक इकोनॉमी सारे रिसोर्सेस को यूज करने के बाद भी डिमांड को मैच नहीं कर पाएगी, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड का एक इकोनॉमी के आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा बेटा, सारे रिसोर्सेस को यूज कर लिया और जितना आउटपुट बना सकते थे वो बना लिया, इसके बावजूद डिमांड मैच नहीं हो पा रही है, तो क्या आउटपुट कुछ भी बढ़ेगा या कम होगा क्या बेटा, नहीं। तो आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, बिकॉज इकोनॉमी इज यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर चुकी है इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारा आउटपुट अब और ज्यादा बढ़ नहीं सकता, इसलिए आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट में कुछ भी चेंज आएगा, बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो डिमांड मैच नहीं हो पा रही उसी को तो हम एक्सेस डिमांड कहते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग? नो चेंज, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इनकम पे कोई असर आएगा? इनकम पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो इनकम भी नहीं बढ़ेगी, और ये इनकम कौन सी है? ये नेशनल इनकम की बात हो रही है, पर्सनल इनकम की नहीं। ठीक है, चलो इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन आएगी? बिल्कुल आएगी। ठीक है, यस। ठीक है, इन्फ्लेशन क्यों आएगी? क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो एक्सेस डिमांड के अगर इफेक्ट्स पूछे बेटा 4 मार्क्स में, तो आपको क्या लिखना है कि आउटपुट पे कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि सारे रिसोर्सेज मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूटिलाइज ऑलरेडी कर रही है इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई असर नहीं आएगा क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी क्या ऑपरेट कर रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रही है। इनकम पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये इनकम किसकी बात हो रही है? नेशनल इनकम की बात हो रही है, और कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि आउटपुट अब नहीं बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अब ज्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट इन्फ्लेशन आएगी। क्यों? क्योंकि डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। अब एक इकोनॉमी में क्या क्या कारणों से एक्सेस डिमांड आ सकती है ना? क्या क्या कारण हो सकते हैं कि एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आए? बेटा एक्सेस डिमांड, एक चीज समझना, एक्सेस डिमांड कब आएगी? जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा होगा। मनी सप्लाई ज्यादा होगा इसका मतलब क्या? कि लोगों की जेब में जब पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो जब ज्यादा पैसा हो जाएगा, ठीक है, जब पैसा लोगों की जेब में पैसा ज्यादा हो जाएगा तो वो लोग कंजप्शन ज्यादा करेंगे, चीजें ज्यादा खरीदेंगे बेटा। ठीक है, और जब चीजें ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी को तो हम लोग एक्सेस डिमांड कहते हैं। तो डिमांड कब बढ़ जाएगी? जब पैसा लोगों के पास बढ़ जाएगा। ठीक है, अब रीजंस देखते हैं बेटा। पहला रीजन है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने सेम चीज बताई बेटा कि अगर लोगों का पैसा कंजप्शन पे खर्च होने लग जाएगा, मतलब वो बचत कम कर रहे हैं, खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, अब ज्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो एक्सेस डिमांड कब आएगी? जब राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग खर्चा ज्यादा करने लग जाए। ठीक है, सेकंड क्या है? फॉल इन प्रोपेंसिटी टू सेव, लोग बचत कम कर रहे हैं। ठीक है, कम बचत कर रहे हैं तो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। दोनों सेम ही पॉइंट है, अलग अलग वे में लिखे हुए बेटा। ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक्सेस डिमांड का रीजन नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सेस डिमांड आएगी। ठीक है, चलो, तो फॉल इन प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब लोग बचत कम कर रहे हैं, बचत कम कर रहे हैं मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा खर्चा करेंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिक्रीज इन टैक्सेस। बेटा अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देगी
टैक्सेस को कम कर देगी मतलब लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा बचने लग जाएगा, और जब ज़्यादा बचने लग जाएगा तो वो खर्चा ज़्यादा करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे तो अगेन डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर किसका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज ज़्यादा देने लग गई, ठीक है, सब्सिडीज का कल्चर आजकल इंडिया में चल ही रहा है बेटा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज लगी हुई है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी तो फ्री में सब कुछ देने को उतारू है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर, जब लोगों को सब्सिडी ज़्यादा मिलने लग जाएगी, है ना, गवर्नमेंट क्या करे, सब्सिडी ज़्यादा देने लग जाए, ठीक है, तब क्या होगा, लोगों की जेब में पैसा बढ़ जाएगा, और पैसा बढ़ जाएगा तो कंजप्शन बढ़ जाएगा, और उसके बाद डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ना बेटा। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बेटा अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट ज़्यादा करेगी, एक इकोनॉमी में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगी तो लोगों को जॉब्स मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगे, या फिर ये समझ लो कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो पैसा आएगा, और वो पैसा किसी ना किसी के थ्रू, है ना, जैसे मान लो रोड बन रहा है, तो अगर गवर्नमेंट रोड बनवा रही है तो रोड किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे रही होगी, तो उसकी जेब में पैसा बढ़ जाएगा, और जब पैसा बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, खर्चा बढ़ाएगा, खर्चा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, राइज इन एक्सपोर्ट्स, बेटा एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए अगर इकोनॉमी के, तो भी कंट्री में क्या हो सकता है, एक्सेस डिमांड आ सकती है। कैसे, मान लो कि ये पेन है, ये मार्कर है, ठीक है, अब इस मार्कर की डिमांड चाइना में बहुत बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, चाइना वाले हमारे यहाँ से खरीदने लग जाएंगे, और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में हो जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ का प्रोडक्ट अगर मार्केट में या फॉरेन मार्केट में एक्सेस डिमांड, बहुत ज़्यादा डिमांड में आ जाएगा, तो हमारी सिचुएशन में, हमारी इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, एक्सेस डिमांड सिचुएशन आ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की फॉरेन में डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में इस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, एक्सेस डिमांड हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फॉल इन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स कम हो जाए, बेटा इंपोर्ट्स कम हो जाए इसका मतलब क्या, कि मान लो कि ये पेन हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट कर रहे थे, चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे, अब क्या होगा, मान लो कि चाइना और इंडिया में कुछ है ना युद्ध वाली स्थिति हो गई, तो अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। अब ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लग गए तो हम लोग क्या करेंगे, अब इंपोर्ट बंद हो गया, तो इस पेन का इंपोर्ट चाइना से बंद हो गया, तो अब जो इंडिया में ये पेन बन रहे हैं, अचानक से उनके पास क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब उनके पास डिमांड बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ है वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ये बेटा कि अगर एक इकोनॉमी डेफिसिट में है, ठीक है, मतलब वो घाटे में है, ठीक है, तो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना ही पड़ेगी सिचुएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी, और अगर नॉर्मल गवर्नमेंट बजट का डेफिसिट है तो भी उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर डेफिसिट फाइनेंस का मतलब कि वो उस घाटे को कहाँ से मैनेज करेगी, तो उसके पास दो तरीके हैं, एक कि पहला कि वो बोरो कर ले, कि वो उधार ले ले, ठीक है। एक इकोनॉमी में अगर गवर्नमेंट उधार ले रही है तो गवर्नमेंट और इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट बेटा बोरोइंग को वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, इस चीज पे डिपेंड होता है कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड आएगी या नहीं आएगी। अगर गवर्नमेंट ने उधार लिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया और बाकी बहुत सारी जगह जहां पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी अगर गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि एक्सेस डिमांड नहीं आए, ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर गवर्नमेंट उधार लेके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब फिजूल का खर्चा, कि है ना, महिलाओं के अकाउंट में फ्री में पैसा डालने लग जाए, स्टूडेंट्स के अकाउंट में फ्री में पैसा लगने लग जाए, ओल्ड एज पेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, ठीक है, तो ये ऐसा खर्चा है जो फिजूल माना जाता है, मतलब इससे कुछ भी एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, ना कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो ऐसा खर्चा अगर करेंगे तो क्या होगा,
एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आएगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हो सकता है नहीं आए, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आएगी। और सेकंड तरीका क्या है उस डेफिसिट को फाइनेंस करने का? प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। तो बेटा दो तरीके हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड आ सकती है। एक बोरोइंग करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सेकंड प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। अगर नए नोट्स छाप लेंगे तो नए नोट्स अगर छाप लेंगे तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो फिर कंजप्शन बढ़ेगा और फिर क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जहां से क्वेश्चन आता है बेटा, है ना, बहुत आसान, और यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर एक इकोनॉमी में करेक्ट एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट और आरबीआई, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक क्या क्या चीजें कर सकते हैं जिससे उस एक्सेस डिमांड सिचुएशन को सुधारा जा सके। ठीक है, तो देखते हैं बेटा करेक्टिव मेजर्स कि अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो क्या किया जाएगा। बेटा ध्यान से सुनो, इसको दो पार्ट्स में समझाऊंगा, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। बेटा याद रखो कि अगर एक्सेस डिमांड को करेक्ट करना है या कंट्रोल करना है तो अगर गवर्नमेंट का पूछा जाएगा तो जो भी गवर्नमेंट करेगी उसे क्या बोलते हैं? फिस्कल मेजर्स। क्या बोलेंगे बेटा? फिस्कल मेजर्स। और जो भी सेंट्रल बैंक करेगी उन्हें क्या बोलेंगे? मॉनेटरी मेजर्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए फिस्कल मेजर्स बताओ तो आपको क्या लिखना है? जो गवर्नमेंट कर पाएगी उनको लिखना है। अगर क्वेश्चन ये आए कि एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए मॉनेटरी मेजर्स बताओ तो क्या करना है? जो सेंट्रल बैंक करेगी वो। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बेटा गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास घिसे पिटे दो ही तरीके हैं। ठीक है, टैक्सेस और एक्सपेंडिचर। तो करेक्टिव मेजर्स, एक्सेस डिमांड क्यों आ रहा है? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, उस मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मनी सप्लाई को कम करना है तो टैक्सेस को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। और गवर्नमेंट जो फ्री में एक्सपेंडिचर कर रही है, सब्सिडीज दे रही है, उसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। टैक्सेस बढ़ाएंगे तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट जो फ्री की स्कीम चला रही है उसको कम करना पड़ेगा ताकि लोगों की जेब में मनी सप्लाई क्या हो जाए? कम हो जाए। सिंपल। तो अगर फिस्कल मेजर्स पूछे जाएं तो वो बताना है बेटा जो गवर्नमेंट करेगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है फिस्कल और मॉनेटरी में। ठीक है, पूछा फिस्कल जाता है, बच्चे मॉनेटरी लिख के आ जाते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक क्या करेगी? ठीक है, बैंकिंग चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़े हैं आप लोगों ने ये सब चीज़ें। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक के पास एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं? ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, बैंक रेट, LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, और भी हैं, ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव और भी हैं। ठीक है, जैसे मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये सारे क्या होते हैं? क्वालिटेटिव। ठीक है, इसी में एक मिनट, इसी में मार्जिन रिक्वायरमेंट भी लिख देता हूं मैं, और आखिरी में लिखता हूं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ये क्यों लिख रहा हूं अभी समझाता हूं। ठीक है, अगर एक इकोनॉमी में, बेटा एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं आपको। ठीक है, अगर एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड मतलब है इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो एक इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, यहां लिख रहा हूं बेटा, अगर एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो इन सबको इंक्रीज कर देना। अगर उसको करेक्शन की बात हो जाए, ऊपर वालों को, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं, इन सबको इंक्रीज कर देना। कैसे? कि अगर पूछ लिया जाए कि अगर एक्सेस डिमांड है या इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? तो इन्फ्लेशन है मतलब आई से इन्फ्लेशन, तो सभी को इंक्रीज कर देना।
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, LRR और मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परचेज और सेल होता है। तो परचेज करेंगे या सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे टू कमर्शियल बैंक, ताकि वहां से पैसा हम लोग अपने पास ले लें, हम लोग मतलब RBI। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो सबको इंक्रीज कर देना। ठीक है, आगे डिफ्लेशनरी सिचुएशन की बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो अब अगला टॉपिक समझते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब सिंपल है, अगर एक्सेस डिमांड समझ में आया तो डेफिशिएंट डिमांड भी समझ में आ जाएगा। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। अगर हम उस एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो कितने लोग थे काम करने वाले, 24। एक मिनट येलो कर लेता हूँ बेटा इसको मैं, बेटर होगा, बेटर विजिबिलिटी होगी आपके लिए। ठीक है, एक इकोनॉमी में कितने लोग थे काम करने वाले, 24। अब ये 24 मिलके कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। बट मान लो कि एग्रीगेट डिमांड कितनी हो, 1000 है उस इकोनॉमी में, तो क्या हो जाएगा कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई से कम है। कौन सी एग्रीगेट सप्लाई से, जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो सकती है। तो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट सप्लाई कितनी हो सकती है, 1500, और एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 1000। तो ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, सिंपल। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं बेटा। एक्सेस डिमांड समझ में आया है तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये AD है, ये S है, ये इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये X एक्सेस, ये Y एक्सेस। बेटा ये एग्रीगेट डिमांड, ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। एक मिनट इसको थोड़ा सा वापस से बनाता हूं मैं। बेटा ये हो गई अपनी एग्रीगेट डिमांड और ये हो गई एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड और ये हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, 1500, बट इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कितनी है, 1000। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा पॉइंट, जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 1500। ठीक है, कि ये वो सिचुएशन है जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई होंगे जब सभी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लिया जाए। बट इकोनॉमी में क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब हमारी जो डिमांड है वो है कम। तो डेफिशिएंट डिमांड का कर्व कैसे बनेगा बेटा, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, बट इस रेड वाले पे फोकस करना। ठीक है, ये क्या है, AD1, ये कौन सा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिशिएंट डिमांड को। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे है वो ज्यादा है और इकोनॉमी में क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब डिमांड कम है। अब बेटा ये जो गैप है, ठीक है, इस गैप को ये जो गैप है ना, जो एग्रीगेट डिमांड और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड के बीच में जो ये वाला गैप है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। क्यों बोलेंगे बेटा डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। तो जब ऐसा होगा तो बेटा जो चीजों के रेट हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, तो चीजों के रेट कम हो जाएंगे। इस रेट कम होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, यहां से क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना। चलो, डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन है कि व्हेन डिफ्लेशनरी गैप refers to a gap when actual aggregate demand
यहाँ ब्रैकेट में लिखना AD1 फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, ये एडी कौन सी है, जो एडी एक्चुअल में है, ठीक है, उस ग्राफ में, और AD1 कौन सी है, जो वो कम वाली है। इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे बेटा। आउटपुट क्या हो जाएगा, जब डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, आउटपुट को कम करेंगे क्योंकि उतनी डिमांड नहीं है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, और आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी डिमांड कम है, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा बनाओगे कि कम बनाओगे, कम बनाएंगे। बेटा एक्सेस डिमांड का कोई इफेक्ट आउटपुट पे क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हम उससे ज़्यादा बना नहीं सकते, तो ज़्यादा नहीं बना सकते, कम तो बना सकते हैं ना बेटा। तो अगर डिमांड कम है तो हम आउटपुट कम बनाएंगे, सिंपल। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, कि हम लोग कम बनाएंगे। मान लो कि 3 शिफ्ट चल रही थी पहले, उस 3 शिफ्ट में से एक शिफ्ट को बंद किया, तो एक शिफ्ट को जब बंद किया तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आउटपुट कम हो रहा है तो इनकम भी कम हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, अब डिफ्लेशन, क्या डिफ्लेशन आएगी, बिल्कुल आएगी, यस। क्यों, क्योंकि डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो चीजों के रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिंपल, आगे समझते हैं। चलो अब बात करते हैं कि एक इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड कब कब आ सकती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला, डेफिशिएंट डिमांड कब आएगी, सबसे पहले उसको समझते हैं कि जब मनी सप्लाई लोगों की जेब में अगर पैसा कम हो गया, तो पैसा कम हो गया तो क्या होगा, कंजप्शन कम हो जाएगा। कंजप्शन कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल, अपना कॉन्सेप्ट को मनी सप्लाई से अटैच रखना इस टॉपिक पे। ठीक है, मनी सप्लाई कम तो डिमांड कम, मनी सप्लाई ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। सिंपल, चलो कब आ सकती है डेफिशिएंट डिमांड, जब लोग खर्चा करना कम कर दें। फॉल इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग अब खर्चा कम कर रहे हैं, जब खर्चा कम कर रहे हैं तो डिमांड कम। सिंपल, चलो नेक्स्ट, राइज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। एक ही बात है बेटा, जब खर्चा कम कर रहे हैं तो बचत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग क्या हो गए, कंजूस हो गए। तो कंजूस हो गए तो वो क्या कर रहे हैं, लोग पैसा बचाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जब बचा ज़्यादा रहे हैं तो कंजप्शन कम कर रहे हैं, और कंजप्शन कम कर रहे हैं मतलब डिमांड क्या है, कम है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स लगा दिए तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, और लोगों के पास जब कम पैसा बचेगा तो क्या होगा, कंजप्शन कम होगा और डिमांड भी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। बेटा गवर्नमेंट जो फ्री में है ना, जो सब्सिडीज दे रही हैं लोगों को, उसमें क्या कर दे, कटौती कर दे, कम कर दे। तो अब वो लोगों के पास पैसा कम दे रही है तो लोग कम खर्च करेंगे और फिर कम डिमांड होगी। सिंपल, चलो नेक्स्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट्स। बेटा हमारे यहाँ के प्रोडक्ट की अगर फॉरेन में डिमांड कम हो जाए तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे तो हमारे यहाँ जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है उसको क्या लगेगा कि अचानक से क्या हुआ, डिमांड कम हो गई। तो अगर एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। एक और अगला, राइज इन इंपोर्ट्स। बेटा इंपोर्ट्स अगर बढ़ जाएं, मान लो कि हमारी इकोनॉमी में इस मार्कर के इंपोर्ट चाइना से बहुत बढ़ जाए, तो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं जो मार्कर बना रही हैं
उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। ये है बेटा रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड। चलो अब बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स की। अगेन मैंने चीज़ बताई थी, दो चीज़ें, ठीक है, कि करेक्टिव मेजर्स गवर्नमेंट के अलग होते हैं और सेंट्रल बैंक के अलग होते हैं। जो गवर्नमेंट करेगी उसे क्या बोलते हैं, फिस्कल बोलते हैं, और सेंट्रल बैंक करेगी उन्हें क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बोलते हैं। चलो गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा, अगेन सिंपल सी चीज, अगर मनी सप्लाई कम है, डेफिशिएंट डिमांड है, कम डिमांड है, क्यों, क्योंकि मनी सप्लाई कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको बढ़ाएगी। मनी सप्लाई क्या करेगी, बढ़ाएगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी। टैक्सेस कम होगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचने लग जाएगा, ठीक है, और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, सिंपल। अब मॉनेटरी की बात करते हैं। मॉनेटरी में अगेन वही सारे टूल्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। अब कौन सी सिचुएशन है इकोनॉमी में, डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन है, मतलब डिफ्लेशनरी सिचुएशन है। क्या है बेटा, डिफ्लेशनरी सिचुएशन है। अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, डी से डिफ्लेशन, और इन सबको डिफ्लेशनरी सिचुएशन होना बेटा, तो इन सबको डिक्रीज कर देना बिना सोचे। ऋषभ सर ने बोला मतलब सही, ठीक है, डिफ्लेशन है, डी दिख गया मतलब क्या करो, सबको डिक्रीज कर दो। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे बेटा, परचेज करेगी। क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ाना है। कब बढ़ाएंगे, जब गवर्नमेंट से कुछ सिक्योरिटीज को परचेज करेंगे, तो परचेज करेंगे तो पैसा सिस्टम में जाएगा, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो डिफ्लेशन से डी फॉर डिफ्लेशन, डी से सब कुछ डिक्रीज कर देना। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा, आई से इन्फ्लेशन, इन सभी को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच।